बहुत धन्यवाद जी। पार्टी की तरफ से कुछ मंत्री को कुछ लोकसभा की जिम्मेदारी दी गई है अगले चुनाव तक के लिए। इसी में सोनीपत लोकसभा और रोहतक लोकसभा, इन दो की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे दी गई है। तो उसी में आज मैं सोनीपत लोकसभा में 2 दिन के लिए जींद में आया हूँ। और मेरे लिए तो ये शायद आप जितना आप जानते हैं जींद को उतना तो नहीं कह सकता, लेकिन काफ़ी हद तक मैं भी जींद को जानता हूँ। लंबा समय मैंने हिसार में गुजारा और शायद जींद का कोई ऐसा गांव होगा कि जिस गांव में मेरा कोई ना कोई साथी ना हो। क्योंकि मैं 15 साल हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ा, तो जूनियर सीनियर बहुत थे। आज भी मीटिंग जब प्रशासन की ली तो उसमें से मुझे लगता है कि एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सभी मेरे साथी मिले मुझे वहाँ। तो मेरे लिए तो एक अच्छी बात है कि एक तरह से पुरानी यादें ताज़ा करने की बात है। रमेश कौशिक जी, विधायक जी, दोनों मेरे साथ थे आज मीटिंग में। अभी प्रशासन की मीटिंग हम लेकर आए। मुझे एक बड़ी खुशी सबसे बड़ी ये हुई आके कि जब मैंने देखा कि इतने नेशनल हाईवे जींद से गुजर रहे हैं। मैं शायद जितने जनपदों में आज तक गया हूँगा, किसी जनपद में मैंने इतने नेशनल हाईवे नहीं देखे। और दूसरी खुशी की बात यह है कि इस सरकार के 2014 के कार्यकाल से पहले शायद कोई जींद में नेशनल हाईवे नहीं था, जितनी मेरी जानकारी में आया। और आज मुझे बताया गया 8 या 9 शायद 9 नेशनल हाईवे एक जींद जनपद से होकर गुजर रहे हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात थी, चूँकि मेरा ज़्यादातर फोकस उन योजनाओं पर था जो केंद्र सरकार से जुड़ी हुई हैं प्रशासन के साथ बैठने में। तो रेलवे की और नेशनल हाईवे की प्रेजेंटेशन विशेष रूप से हुई। तो एक शुरुआत है। मैं लगातार पार्टी के काम से और कुछ सरकार के काम से आपके बीच में 2024 तक का मेरा आना जाना लगातार आपके बीच में रहेगा। और मुझे हमेशा, क्योंकि मेरा आधा घर हरियाणा कह सकते हैं आप, तो हरियाणा में आने में ऐसा ही लगता है कि जैसे मैं अपने क्षेत्र में घूम रहा हूँ। शायद ये हो सकता है मैं उत्तर प्रदेश वापस न जाता तो आज शायद हरियाणा की राजनीति कर रहा होता। उस समय कौशिक साहब ने मुझे उधर भेज दिया। मैं ज़्यादा लंबा समय उत्तर प्रदेश में गए हुए नहीं हुआ। तो अब आपको कुछ बात करनी, मुझे बहुत ज़्यादा तो कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। आप करो कुछ बात करो। सेंट्रल की जो आपकी मीटिंग हुई है, सेंट्रल की जो योजनाएं हैं खास, वो कौन सी आधार में फिलहाल लटकी हुई जिस पे आपने अधिकारियों को खास निर्देश? देखिए, 9 नेशनल हाईवे में 4 के करीब कंप्लीट हो गए, 5 पे काम चल रहा है। 1-2 योजनाएं हैं जो डिले है, जिसके लिए उन्होंने कहा है कि अगले शायद जनवरी का कहा, लेकिन सांसद जी ने कहा भाई तो फरवरी तक भी कर दे तो भी ठीक है। इसी तरह से रेलवे के कुछ काम हैं जो काम पेंडिंग है, जो रेलवे से जुड़े हुए, उसके लिए भी बात हुई है कि दिल्ली में आए टीम और सांसद जी उन्हें लेकर रेल मंत्री के पास जाएंगे। और जहाँ मेरी मदद की आवश्यकता होगी तो मैं इनकी मदद के लिए हूँ, आप ये कह सकते हैं। काम तो इन्हें करना है, काम तो रमेश कौशिक जी को करना है, लेकिन अगर किसी प्रोजेक्ट में कहीं ना ऐसा आवश्यकता लगती है कि मेरी मदद की ज़रूरत है तो मैं उस मदद में इनके साथ हूँ। इस तरह से हर विभाग का रिव्यू हमने अलग अलग किया है, जहाँ जहाँ जो बातें थी उन्हें बताई गई। मंत्री जी, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं और कांग्रेस वगैरह के काफ़ी रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो जिससे के कारण पब्लिक बड़ी परेशान है सरकार की पॉलिसी से। चाहे आर्थिक तौर पे व्यापारी वर्ग वगैरह भी, हम GST या जो दूसरी है मंदी की मार से, किसान कह रहे कि सरकार हमारी राजनीति करी। आपको क्या लगता है विषय? देखिए, ये तो लोकतंत्र में सबको अधिकार है, हर राजनीतिक दल को, कि कोई यात्रा भी निकाल सकता है और अपना काम भी कर सकता है। तो उनकी इच्छा है, अगर वो यात्रा निकाले तो मेरी उस पर टिप्पणी तो कोई बात नहीं है। लेकिन ये कहना कि भाई हर वर्ग परेशान है, ये शब्द मुझे ठीक सा नहीं लगा, खासकर किसान और व्यापारी। देखिए, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि इस सरकार में 2014 से आज तक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अगर मैं गिनवाने लगूँ तो ज़्यादा लंबा समय लग जाएगा जी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर है कि आज़ादी के बाद आज तक किसान को जो उसका पूरा हक मिलना चाहिए था वो इस देश में नहीं मिला, मैं हमेशा कहता हूँ ये बात। लेकिन पिछले 8.5-9 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में जितना किसान के लिए किया गया, जो आज किसान नाम का नारा दूसरी पार्टी लगा रहे हैं, इसने बहुत लंबे साल तक इस देश प्रशासन किया और आपके हरियाणा में भी किया, जिस कांग्रेस का आप नाम ले रहे हो। अगर आज कहीं कोई कमी रही है किसान के मामले में तो उसके जिम्मेदार 8.5 साल में हम ज़्यादा हैं कि 60 साल में वो ज़्यादा हैं, या उनके अभी किसान याद आया जब वो सत्ता से बाहर हुए, पहले वे किसान नाम भी भूल गए थे क्या? तो ऐसी बात नहीं, सरकार ने किसान के लिए भी, कोई भी वर्ग हो, बहुत कुछ किया है, विकास के लिए भी किया है और किसान के लिए भी किया है। किसान संगठन कह रहे हैं कि हम दोबारा आंदोलन करेंगे क्योंकि हमारा MSP की खरीद की गारंटी का कानून अभी तक केंद्र सरकार ने नहीं बनाया है, जिसके लिए सहमति बनी थी जब किसान आंदोलन समाप्त हुआ। कमेटी बनाने की सहमति बनी थी, कमेटी बनाई गई थी,
जिस कमेटी में किसान के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने शायद भाग नहीं लिया, जितनी मेरी जानकारी है, चूँकि मेरा विभाग नहीं है, तो एक कमेटी बनाने पर सहमति बनी थी। और अगर आप भाव देखेंगे कि जिस एमएसपी की बात कर रहे हैं कि भाव कितने हमारी सरकार में 8.5 साल में बढ़े और कितने प्रतिशत खरीद बढ़ी, तो आंकड़ा पिछली सरकारों से आपको बहुत बेहतर मिलेगा। खरीद भी बढ़ी, चाहे गेहूँ की खरीदो चाहे चावल की खरीदो। और यहाँ तो प्रदेश में तो हरियाणा सरकार भी हमेशा बाजरा हो या और हो, हर जगह इंटरवेंशन हमेशा प्रदेश सरकार भी करती आई है और भाव भी बढ़े हैं और खरीद भी बढ़ी है पिछली सरकारों के मुकाबले। वित्त मंत्री जी, किस चीज में अड़चन है कि हर चीज का रेट निर्धारित है, फसलों का रेट निर्धारित क्यों नहीं हो रहा? पूरे देश में एमएसपी में रोड़ा क्या अटका हुआ है? नहीं, फसलों का केंद्र सरकार 22 फसलों का मूल्य निर्धारित करती है एमएसपी, और 23वीं गन्ने का एफआरपी डिक्लेयर करती है। पहले से ये परंपरा रही है हमेशा से ही कि 23 फसलें केंद्र सरकार डिक्लेयर करती है। उससे अगर किसी प्रदेश को अपनी किसी फसल का दाम डिक्लेयर करना है तो प्रदेश सरकार कर सकती है। 23 फसलें पहले से केंद्र सरकार डिक्लेयर करती आई, वो पहले भी 23 थी, वो आज भी 23 है। उससे अगर कोई भी प्रदेश सरकार समझती है कि भाई मेरे यहाँ फसल के दाम कम है इस फसल के, तो हर प्रदेश को अधिकार है कि वो अपनी फसल के किसी भी फसल का रेट डिक्लेयर कर सकते हैं। हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, थोड़े ही इलाके को छोड़ दे, पूरे देश के तो किसानों को एमएसपी का पता ही नहीं है। पूरे देश में क्यों नहीं एक सिस्टम लागू किया जा रहा केंद्र सरकार की तरफ से एमएसपी का? नहीं, एमएसपी तो पूरे देश में ही लागू होती है। ये सच है कि सरकारी खरीद यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन अब यहाँ से ज़्यादा मध्य प्रदेश में अगर आप देखें, जिस प्रदेश सरकार ने आपस में वो प्रयास किया है कि भाई मेरे यहाँ खरीद बढ़े, उन प्रदेशों में सब में खरीद बढ़ी है। मध्य प्रदेश में पहले नहीं होती थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, आज शायद मुझे लगता है मध्य प्रदेश से ज़्यादा गेहूँ की खरीद होती है बजाय के हरियाणा के, जितनी मेरी जानकारी में। तो जहाँ जहाँ प्रदेश सरकार एक्टिव है खूब खरीद हो रही है। और कई बार जहाँ इस बार तो ऐसा हुआ कि एमएसपी से ऊपर भी क्या मार्केट में, तो कुछ बहुत से किसानों ने नहीं दिया। एमएसपी कोई ये है कि जब किसान उसके भाव नीचे आए तो सरकार को इंटरवेंशन करे, जब भाव पर रहते तो सरकार को कोई जरूरत भी नहीं इंटरवेंशन करने की। मंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जब राज संभाला तो उन्होंने कहा था मेरी एक इच्छा है कि अभी देश में एक बार चुनाव हो, मतलब पूरे 5 साल चुनाव नहीं होते रहे, कहीं विधानसभा का तुम्हें कहीं दूसरे आगे कभी लोकसभा। तो क्या हरियाणा से आप पहल करवाएंगे इसकी कि अब की बार चूंकि हरियाणा में 4 महीने का डिफरेंस है लोकसभा और विधानसभा में, तो क्या इसके ऊपर कभी मंथन हुआ है कि भाई प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये कहा था कि देश सारा ना इलेक्शन मोड में नहीं रहना चाहिए, मतलब वर्किंग मोड में? प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, और ज़्यादातर नेता जब वैसे अलग बैठते हैं तो इसके पक्ष में है कि वाकई देश का विकास बार बार के चुनाव से कहीं ना कहीं रुकता है। लेकिन हरियाणा और वो हो पाएगा साथ, ये मैं नहीं कह सकता, चूंकि मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। इस पर कोई भी टिप्पणी हरियाणा की लीडरशिप कर सकती है और वो कर सकती है। हाल में जो चुनाव हुए हैं, गुजरात विधानसभा हुई, हिमाचल प्रदेश हुई, आपके उत्तर प्रदेश में कई उपचुनाव हुए जिनमें से बीजेपी एक शायद एक छोड़ के सारे आ रही है, तो क्या इस पर क्या टिप्पणी, आप क्या मानते हैं? 3 थे जी, पहले भी 1 सीट हमारे पास थी, अब एक सीट हमारे पास है, 2 उनके पास थी, 2 ही उनके पास है। 3 चुनाव थे मात्र। मंत्री जी, हिमाचल को लेकर वहाँ के जो भाजपा के शीर्ष नेता, उनका एक बयान आया है आज कि भाजपा की हार के लिए भाजपा ही जिम्मेदार है। कहीं ऐसा तो नहीं हरियाणा में भी 2024 में कुछ ऐसा बन जाए? बस उस पर आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? 2024 में आप यही उम्मीद करोगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने? मैं भी इसी उम्मीद के लिए आपके बीच में हूँ कि 2024 अच्छा रहे और अच्छे के लिए काम करेंगे। माननीय मंत्री जी, मत्स्य पालन विभाग है आपके पास, पशुपालन और डेयरी विकास विभाग है। किस प्रकार से आप जनता को सरकार की, केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार की योजनाओं को किस प्रकार से निर्बाध तरीके से वो योजनाएं आम जनता तक पहुंचे, उस विषय पर आपने अधिकारियों से क्या चर्चा की है, क्या मार्गदर्शन दिया है, उसके बारे में बताइए प्लीज। देखिए, 2019 में पहली बार ये मंत्रालय बना है केंद्र में। पहले केंद्र में मंत्रालय लग नहीं था और पहले बड़ा लिमिटेड था। लेकिन अगर आप देखेंगे आज एफएमडी वैक्सीनेशन, ब्रूसेलोसिस, पीपीआर, स्वाइन फीवर, ये सब वैक्सीन वो हैं जो 100% केंद्र सरकार। जब मैं मंत्री बना था 2014 में पहली बार, तो इस मंत्रालय का टोटल बजट 1400 करोड़ रुपये था। आज 12,500 करोड़ की एक स्कीम है हमारी एफएमडी वैक्सीनेशन। आप समझ सकते हैं कितना लंबा समय सफ़र इन 8.5 साल में तय किया। हमारे ब्रीडिंग फार्म्स की स्कीम आई है जो केंद्र सरकार डायरेक्ट सब्सिडी देती है। अगर कोई अच्छा ब्रीडिंग फार्म गाय का खोलना चाहता है तो 2 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी है। अगर कोई गोट, शीप एंड गोट का खोलना चाहते हैं तो 50 लाख रुपए की सब्सिडी है। जो युवा है, सरकार की सोच है मोदी जी की, जो युवा है, पढ़ा लिखा वर्ग है, वो सामने आए, इसमें धीरे धीरे आगे बढ़े। और मतलब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, आप ये कह सकते हैं कि इस समय पे हमारा मंत्रालय सबसे तेज स्पीड से काम कर रहा है। जिस मंत्रालय को कभी कोई सोचता नहीं था कि इसका काम क्या है, आज और नए नए लोग एंटरप्रेन्योर इसमें सामने आ रहे हैं। और अभी
करीब मुझे बताया गया कि LSD जो समस्या बीच में बीमारी आई थी उसमें 100% वैक्सीनेशन जिन जिले में कर दिया गया है। तो मंत्रालय फुल स्पीड से काम कर रहा है। कोई ऐसी योजना है, सिंगल विंडो ऐसी प्रपोजल है कि जो हरियाणा के युवा इस विषय फील्ड में आके काम करना चाहें तो उनका एक ही विंडो पे सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, योजनाओं का लाभ जनता एक ही विंडो है मेरे मंत्रालय की, किसी भी वेबसाइट पर जाएं, सीधी ऑनलाइन एप्लीकेशन है सारी सब्सिडी की स्कीम्स की हमारी। अब कोई इंटरफेस नहीं है, उसको कभी दिल्ली आना भी नहीं पड़ेगा, सीधी यहाँ से अप्लाई होगी ऑनलाइन, वहीं से एक कॉपी चंडीगढ़ चली जाएगी, एक उनके हमारे पास आ जाएगी और सीधा ही अब कोई आज बल्कि पोल्ट्री के कुछ किसान मिले थे, उनकी तरफ से एक डिमांड आई है कि चूँकि यहाँ पोल्ट्री का हब है जींद जिला, तो एक डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी की बात माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई थी, उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री से बात की है कि हमारी SKD की योजना है कि आप ये प्रपोजल केंद्र सरकार को भेज दें। तो यहाँ एक डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी और फीड टेस्टिंग की उनकी डिमांड थी, उसके लिए जो धन उपलब्ध है वो केंद्र सरकार से हम करा देंगे, चला लेगी प्रदेश सरकार। तो मैंने डायरेक्टर को कहा है कि इस प्रपोजल को हमारे पास भेज दो, मुझे उम्मीद है कि जैसे प्रपोजल आएगा तुरंत जींद में ये स्थापना इसकी कर दी जाएगी। कितने बजट का ये प्रपोजल रहेगा लगभग? ये प्रपोजल प्रदेश सरकार को बनाना है, वो तो मैंने उन्हें कहा, चूँकि मेरे संज्ञान में उन्हें लाया कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की। तो जब मैंने डायरेक्टर से पूछा तो उसने मुझे बताया जी अभी हमने कुछ इसमें एक कमेटी बनाई हुई है मात्र। तो मैंने उसका कहा कमेटी ना बनावे, सीधा प्रपोजल बना और प्रपोजल मेरे पास भेज। मेरे पास SKD की योजना है जिसमें खूब धन है, जितना धन इस बेहतरीन लेबोरेटरी बनाने के लिए आप प्रदेश सरकार मांगेगी सारा उन्हें उपलब्ध करा दिया जाएगा। जी, मुझे एक ऑटो अभी वैक्सीन आप 2024 की तैयारियों में लगे हुए, उसी संदर्भ में ये मीटिंग है, तो क्या ऐसे टास्क आप देख रहे हो कि जिनको पूरा करना है 2024 की सफलता की? बिल्कुल, कुछ न कुछ जैसे आपने अभी बताया, जो भी मेरे सामने बात आएंगी, जो हम और सांसद और विधायक और यहाँ के जिले के लोग मिलकर, मैं तो इनके सहयोगी की भूमिका में करना, इनको नेता ही हैं यहाँ के, तो मैं तो अगर इन्हें मेरी मदद की कहीं आवश्यकता है तो मैं इनकी मदद के लिए। उन्होंने एक ऑटो वैक्सीनेशन की भी मांग की है आपसे पोल्ट्री वालों ने, जी जी, कि ऑटो वैक्सीनेशन हो। और एक जो पोल्यूशन वाले उनको तंग करते हैं जी, 2 इंच का अगर ट्यूबवेल भी लगा दिया तो उसको भी तेरे को फांसी दी, मतलब दिस एंड दैट उन्होंने ये काफ़ी आपके सामने बात की थी। ये दोनों बातों पे जो ऑटो वैक्सीन की बात है उन्होंने बताया कि पहली बार मेरे सामने आई, चूँकि ये पोल्ट्री वालों से आप पूछ सकते हैं कि जब से मैं इस विभाग में हूँ, उन्होंने कभी उठाई नहीं मांग, नहीं, जब से मैं इस विभाग में हूँ, अगर पोल्ट्री में कुछ काम सरकार की तरफ से इंटरवेंशन हुए पॉलिसी, तो जैसे बर्ड फ्लू की वैक्सीन पहली बार हमने अलाउड की इस देश में, नहीं थी अलाउड, यहाँ बैन थी इस देश में। अभी जो एग्रीमेंट होते थे, जो एक बड़े ग्रुप हैं कुछ पोल्ट्री में, वो किसानों के साथ एग्रीमेंट करते थे कि आपस में दोनों में, उसकी कोई पॉलिसी नहीं थी। अभी मॉडल उसका हमने मॉडल एक्ट बना दिया है, वो शायद आज या कल में सबके पास पहुंच जाएगा। तो जो और भी इंटरवेंशन थी, जो पोल्ट्री की नई बात वो करेंगे, निश्चित रूप से उस पर भी हम कार्रवाई बिल्कुल करेंगे। उनके जो भी उनकी तरफ से बात आएगी पोल्ट्री की, वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मंत्री जी आप पार्टी में बड़े सीनियर नेता हैं और पार्टी की जड़ों को भी जानते हैं अच्छी तरह से। आपकी पार्टी में अतीत के अंदर मुख्यमंत्री के चेहरे बदलते भी रहे हैं। पिछले दिनों से हरियाणा में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने की बड़ी चर्चाएं चल रही हैं, बड़ी जोरों से। क्या ऐसा है, क्या रिपोर्ट कार्ड दिल्ली में कोई कैसे गया हुआ, नेगेटिव गया, पॉजिटिव गया, जो ये चर्चाएं जल रही हैं? देखो दोस्त, कम से कम इतना तो आप समझ सकते हैं कि मैं इस फोरम का सदस्य नहीं हूँ जो इन चीजों का निर्णय लेते हैं दोस्त। मैं इसमें कोई टिप्पणी करूँ? बेस क्या बनता है आपकी पार्टी का, बेस क्या बनता है वैसे? भाई पार्टी हमारी, देखिए क्या है कि हमारी कोई एक व्यक्ति की पार्टी तो है नहीं जी, जो और पार्टी है उसकी तरह। हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व की बात है जी। तो जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो तय करता है कौन मुख्यमंत्री बना, उसका सदस्य कम से कम मैं तो हूँ नहीं, इतना तो आपको पता होगा।